हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो आज वन शॉट सीरीज़ ख़त्म होने जा रही है आपकी। आज हमारा लास्ट लेक्चर है वन शॉट सीरीज़ का और एक चैप्टर आपका सिर्फ बचा रह गया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को भी ख़त्म कर लेंगे और कल से आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। तो आज लास्ट लेक्चर है। क्लास रात में चल रही है 12 बजे। तो जिन बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो कि सुबह एग्ज़ाम देने जाना है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग पेपर है, तो इस लाइव क्लास को आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप आकर के साइंस के पेपर के पहले देख लीजिएगा। वैसे ये लेक्चर और पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा काफ़ी पीपीटी बनवाने में काफ़ी टाइम लगता है, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो अभी आपको क्या करना है कि अगर आपको इस लेक्चर को देखने का मन करे तो आप देखिए, अदरवाइज आप सोइए, क्योंकि कल आपका पेपर है। पेपर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। पेपर अच्छा जाना चाहिए, पहला ही पेपर है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है पहले पेपर के बाद। तो इस वजह से अगर आपको मन करे तो देखिए, अदरवाइज आप इस लेक्चर को बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या बात हुई, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे पहली बात ये है कि बेटा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है उसको केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसको कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की क्या होती है, एक ब्रांच होती है जिसको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कि ऑर्गन, देखो यहाँ पे क्या है, ऑर्गन। ऑर्गन मतलब क्या होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, हमारे बॉडी में क्या होते हैं, लीवर होते हैं, हमारे बॉडी में क्या होता है, स्टमक होता है, कई चीज़ें होती हैं। तो जो इन सबको क्या कहा जाता है, ऑर्गन। तो हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका नाम इसी वजह से पड़ा क्योंकि इसमें जो भी कंपाउंड्स आते हैं, जो भी कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनिशियल स्टेट में यानी बहुत साल पहले, या तो ये ऑर्गन में मिलते थे या फिर ये क्या होते थे, प्लांट्स में पाए जाते थे, या फिर ये किसी जीव जंतु यानी एनिमल्स में पाए जाते थे। बाकी इनको लैब में नहीं बना सकते थे हम लोग, लैब में नहीं बनाया जा सकता था। लैब में जो चीज़ें मिलती थी उसे इनऑर्गेनिक कहा जाता है। ठीक है, लैब में जो चीज़ बन जाती थी उसे क्या बोला जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इन कंपाउंड्स को कहाँ पे पाया जाता था, ऑर्गन ऑफ एनिमल या फिर प्लांट्स में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पड़ गया, क्योंकि इसमें वही कंपाउंड्स होते थे जिनको कहाँ पर प्राप्त किया जाता था, ऑर्गन में या फिर प्लांट या एनिमल्स में। ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, बर्जीलियस। देखिए ये सामने है, जॉन जैकब बर्जीलियस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको नाम दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब क्या होता है, वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब होता है भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद या भगवान की दी हुई शक्ति या दैवी शक्ति आप कह सकते हैं। तो वाइटल फोर्स के अकॉर्डिंग ये कहा गया, इन्होंने ये कहा कि भैया जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कैन नॉट प्रिपेयर्ड मतलब वो प्रिपेयर नहीं किया जा सकता इन लैब, यानी लेबोरेटरी में उसको प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। ये कहा किसने, जॉन जैकब बर्जीलियस ने। कहने का सेंस ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द सेंस कि ये वो कंपाउंड्स जो किसी के ऑर्गन में मिलते हैं या किसी के लंग्स में मिलता है या प्लांट्स में मिलता है या एनिमल्स में मिलते हैं, तो ये जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इनको लेबोरेटरी में आप फॉर्म नहीं कर सकते, ये हमेशा नेचुरल ही अकर होंगे, यानी ये नेचुरली ही आपको मिलेंगे। और ये भगवान का ही एक आशीर्वाद है कि ये कंपाउंड लेबोरेटरी में नहीं प्रिपेयर कर सकते, यानी इंसान की क्षमताओं से ऊपर है। ये भगवान का आशीर्वाद है, ईश्वर का दिया गया वरदान है, क्योंकि ये आपको मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्लांट और एनिमल। तो ये कहा था किसने, बर्जीलियस ने। लेकिन कुछ ही समय बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, फ्रेडरिच होलर। ठीक है, फ्रेडरिच होलर क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, ये कुछ बना रहे थे
और बनाने के पर्पज से इन्होंने क्या लिया, CH4CNO, इसको क्या कहा जाता है, अमोनियम साइनेट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है बेटा, अमोनियम साइनेट, CH4CNO। इसको इन्होंने क्या किया, गर्म किया, इसको हीट किया, और हीट करने के बाद बना दिया NH2CONH2, जो कि ये क्या कहलाता है, यूरिया कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, NH2CONH2 यूरिया। अब यूरिया आपको पता होगा कि आपके बॉडी में एक यूरिक एसिड नाम का सब्सटेंस होता है, यूरिक एसिड, या फिर आप जो क्या करते हैं, यूरिन, जो आप यूरिन यानी यूरिन का मतलब जो आप लघु शंका करते हैं, ठीक है, बाथरूम जाते हैं, यूरिन। उसके बाद आपका क्या होता है, यूरिन हो गया। उसके बाद आपका क्या होता है, यूरिन के बाद आप क्या कहते हैं, जो पसीना निकलता है उसमें, या इन सब चीज़ों में यूरिन क्या होता है, आपके बॉडी में पाया जाता है। या फिर जो गाय वगैरह गोबर यानी काउडंक, इन सब में क्या होता है, यूरिया ही पाया जाता है। तो यूरिया क्या है बेटा, यूरिया एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और ये क्या है, अमोनियम साइनाइड, ये क्या है, ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो यार कुछ अलग सा हो गया, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को फ्रेडरिच होलर ने गर्म किया लैब में, और बन गया यूरिया, जो कि क्या था, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस था। यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब क्या, कार्बनिक रसायन। ठीक है, कार्बनिक तत्व था, यानी कार्बनिक कंपाउंड को बोलते हैं अवयव, कार्बनिक अवयव था। तो ये यूरिया बन गया। अब मैटर यहाँ पे ये फंसा कि यार वाइटल फोर्स थ्योरी तो ये कहती थी कि भैया ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लैब में फॉर्म किया ही नहीं जा सकता किसी भी तरीके से, बट फ्रेडरिच होलर ने क्या किया, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को गर्म किया और प्राप्त हो गया ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसका मतलब है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, गलत है। कुछ ही दिन बाद कोल्बे नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने मेथेन बना लिया, CH4। ठीक है, इसी तरीके से और भी लोग थे, बनाते चले गए। धीरे धीरे संख्या इतनी बढ़ गई ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की कि वाइटल फोर्स थ्योरी का अंत हो गया। वाइटल फोर्स थ्योरी को बेटा हिंदी में कहा जाता है जैव शक्ति सिद्धांत। हिंदी में क्या बोला जाता है, जैव शक्ति सिद्धांत। हिंदी में इसको बोला जाता है जैव शक्ति सिद्धांत। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी का क्या हो गया, विनाश हो गया आफ्टर दैट, कि जब बहुत ढेर सारे साइंटिस्टों ने क्या किया, नए नए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स खोजना शुरू कर दिया। तो अब इसके बाद क्या कहानी हुई, एक चीज देखी गई कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब में एक कॉमन मिलता है। क्या कॉमन, क्या मिलता है, कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जरूर पाया जाता है। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या पाया जाता है, कार्बन जरूर प्राप्त होता है। यानी ऐसा एक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जिसमें कार्बन ना पाया जाता हो। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब के सब में क्या पाया जाता है, कार्बन जरूर पाया जाता है। तो कार्बन क्या करता है, क्यों कार्बन पाया जाता है, इसका कुछ तो रीजन होगा ना कार्बन पाने का। तो अब जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसमें कार्बन क्यों पाया जाता है, तो उसके 4 रीजन है। नंबर 1, कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन क्या करता है भाई, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। जब भी ये किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड को क्या करता है, शेयर कर लेता है। शेयरिंग के प्रोसेस से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है भैया, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, संयोजक बंध। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या होता है, अच्छा सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, इतनी आसानी से टूटते नहीं। इसीलिए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। अरे यार ये बताओ, अगर कोई चीज़ शेयर करके काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा काम होगा ना।
अच्छा ये बताइए, आपको कोई काम करवाना है, आपने एक व्यक्ति रखा कि भैया हम तुमको पैसा देंगे, तुम ये काम करो। अब वो व्यक्ति उस काम को कितने भी अच्छे से कर ले या कितने भी खराब तरीके से करे, उसको तो पैसा मिल ही रहा है। तो वो इंसान क्या करेगा, बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा कि हमारा पैसा तो बन ही रहा है। लेकिन यदि आपने एक अपना मित्र पकड़ा और कहा कि भाई हम लोगों को मिल करके ये काम करना है यार, अपना काम है, इसको तुम अपना समझो, मैं अपना समझूंगा, और दोनों लोग मिल करके इस पे हम लोग फोकस करेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक दिन ऐसा कर लेंगे। अब क्या किया आपने, शेयर हो गया, काम को शेयर किया और साथ में मिलके किया। क्या वो काम ज़्यादा स्टेबल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अब आप लोग मिल करके काम कर रहे हैं। तो जब यानी कहीं पर अगर शेयरिंग का प्रोसेस आ गया तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, यानी मजबूत बॉन्ड बनाएगा। और मजबूत बॉन्ड जो होता है वो जल्दी टूटेगा नहीं, इसीलिए इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। कार्बन फॉर्म्स वेराइटी ऑफ बॉन्ड। कार्बन क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे कार्बन सबसे पहले तो 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन क्या कर सकता है, 2 डबल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन क्या कर सकता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन क्या कर सकता है, 2 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो ये सिर्फ 4 सिंगल बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। अब एक बॉन्ड को अगर आपने डबल कर दिया तो भैया 1 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड। अगर एक बॉन्ड को फिर से आपने ट्रिपल कर दिया तो 1 सिंगल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और दिया तो 2 तो डबल बॉन्ड। तो 4 प्रकार के बॉन्ड, 4 तरीके से कार्बन किसी के साथ क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। तो इसमें वेराइटी ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। अगला प्रोसेस होता है कैटेनेशन, इसको कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग का मतलब खुद के साथ खुद को जोड़ना। जैसे कार्बन है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, इस तरीके से जुड़ता चला जाता है, कोई अंत ही नहीं है, कहाँ तक जोड़ लो इसको, कहाँ तक आप जोड़ते चले जाएं, इसका कोई अंत नहीं है। तो आप ऐसे जोड़ते चले जाएं, इसको क्या कहते हैं बेटा, कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इसलिए बहुत ढेर सारे कंपाउंड्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड में है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस समय अगर कहा जाए तो 84 लाख कंपाउंड के करीब करीब इस समय ढूंढे जा चुके हैं। 84 लाख 84 लैक्स आपको क्या है, कंपाउंड ढूंढे जा चुके हैं। कार्बन कैन फॉर्म ओपन एंड क्लोज चैन। कार्बन जैसे ये देख रहे हैं आप, ये ओपन चैन है, कार्बन क्लोज चैन भी बना सकता है। क्लोज चैन कैसे बनाएगा, क्लोज चैन बनाएगा कुछ इस तरीके से। जैसे क्लोज चैन इसको बनाना है तो क्या है, यहाँ पे एक कार्बन लिया, यहाँ पर एक कार्बन लिया, ये दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर एक कार्बन लिया, यहाँ पर एक कार्बन लिया, यहाँ पर एक कार्बन लिया, यहाँ पे एक कार्बन लिया, यहाँ पर एक कार्बन लिया, उसके बाद यहाँ पर एक कार्बन लिया और यहाँ पे एक कार्बन लिया। ये देखो, ये क्या है, एक क्लोज चैन बना, मतलब कहीं से शुरुआत हुई और बंद हो गया, ऐसे क्लोज चैन। इसको बेटा कहा जाता है, क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन। इसको क्या बोला जाता है, साइक्लोहेक्सेन। अभी हम लोग इसके बात करेंगे, साइक्लोहेक्सेन वेक्सेन ये सब नाम वाम की। बट जैसे कार्बन क्या करता है, ओपन चैन भी बना सकता है और क्लोज चैन भी बना सकता है, यानी ऐसे बंद करके भी चैन बना सकता है। तो 2 प्रकार के चैन फॉर्म कर सकता है कौन, कार्बन। तो कार्बन के पास 4 प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको क्या मिलता है, कार्बन मिलता है। तो पहला क्या है, कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। कार्बन फॉर्म वेराइटी ऑफ बॉन्ड, कार्बन कई प्रकार के बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। कैटेनेशन, खुद के साथ जुड़ता हुआ एक लंबी सी चेन बना सकता है। कार्बन कैन फॉर्म ओपन एंड क्लोज चैन, कार्बन खुली चैन और बंद चैन भी बना सकता है। क्लियर है बात। अगली बात पे आ जाते हैं। अब अगली बात क्या है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप का मतलब होता है बेटा कार्बन के अपरूप। अपरूप, अपरूप का मतलब क्या होता है, एलोट्रॉप, मतलब किन किन रूपों में कार्बन पाया जाता है आपके नेचर में। तो कार्बन का पहला रूप होता है डायमंड, ये हीरा आप देख ही रहे हो, डायमंड। डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे अगर आप रेड वाला देखेंगे तो ये क्या है, ये रेड वाले क्या है, ये कार्बन है। तो ठीक है, कार्बन अभी कैसे जुड़ता है, जैसे एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक बॉन्ड यहाँ बना लेगा, एक यहाँ बना लेगा, एक यहाँ बना लेगा, एक यहाँ बना लेगा, फिर यहाँ पर कार्बन जुड़ेगा, 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 फिर ये भी 2, ऐसे
ऐसे जुड़ता चला जाएगा। कुछ वही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला है और ये 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर में जैसे एक बॉन्ड ऐसा है, दूसरा बॉन्ड इसका ऐसे रहेगा, तीसरा ऐसे रहेगा, चौथा ऐसे रहेगा, मतलब ये पूरे ऐसे ऐसे फैले होते हैं। और किसी भी दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 108 डिग्री 28 मिनट, 108 डिग्री 28 मिनट, 108 डिग्री 28 मिनट। किसी भी दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, 108 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, सॉरी 108 नहीं 109 है, 109 डिग्री, माफ़ कीजिएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट। ठीक है, तो डायमंड क्या है बेटा, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल का मतलब होता है कि इसके सभी कार्बन एटम एक फिक्स अरेंजमेंट में जुड़े हैं। मतलब जैसे एक कार्बन से दूसरे कार्बन की दूरी अगर 1 एंगस्ट्रॉम है तो दूसरे से तीसरे की दूरी भी 1 एंगस्ट्रॉम ही होगी, इधर भी ऐसे होगा। मतलब बार बार स्ट्रक्चर को रिपीट किया जाएगा सेम वे में। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। तो डायमंड is a crystal structure is isometric, which means the carbon atoms are bonded in essentially the same way in all direction। मतलब एक ही तरीके से सभी डायरेक्शन में इसके कार्बन एटम्स जुड़े होते हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री का होता है, 28 मिनट का होता है। इट इज़ अ टेट्राहेड्रल इन शेप। अब जैसे ये यहाँ पे देख रहे हो आप, ये वाला जो शेप है जो यहाँ पे मैंने आपको बताया ऐसे 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 ऐसे, इसको टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं। तो ये टेट्राहेड्रल शेप का होता है। उसके बाद ऑल 4 बॉन्ड्स ऑफ कार्बन इज कोवैलेंट। इसमें सभी चारों बॉन्ड कार्बन के क्या होते हैं, कोवैलेंट होते हैं। सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लार्ज एंड इट इज अ हार्डेस्ट एलिमेंट ऑफ द अर्थ। मतलब इसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और इसका हार्डेस्ट एलिमेंट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का सबसे कठोर कुछ है, कठोर चीज कुछ है तो वो क्या है, डायमंड है। आप इसको तोड़ नहीं सकते, हाँ जला सकते हैं। जलाने का मतलब आपको इसको अगर बर्न करना होगा तो बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, ये जल भी जाएगा। जैसे कार्बन जलता है ना वैसे यहू जलने लगेगा, ये भी क्या हो जाएगा, जल सकता है। लेकिन देखिएगा कभी जलाइएगा मत, मान लीजिए आपने इसको एकदम जबरदस्त टेम्परेचर दिया तो पता चला उड़ गया। ठीक है, दूसरा रूप क्या है बेटा, ग्रेफाइट। ठीक है, दूसरा रूप क्या है इसका, ग्रेफाइट है। अब पेंसिल की नोक जो होती है उसको क्या कहते हैं, देखे ही होंगे आप, ग्रेफाइट कुछ ऐसा दिखता है आपको। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रेफाइट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लैम्बगो और ब्लैक लेड। ठीक है, ग्रेफाइट को प्लैम्बगो और ब्लैक लेड के नाम से भी जानते हैं। मिनरल कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पर एक कार्बन है, फिर यहाँ पर एक कार्बन होगा, फिर यहाँ पर एक कार्बन होगा, फिर यहाँ पे एक कार्बन होगा, फिर यहाँ पर एक कार्बन होगा, फिर यहाँ पे एक कार्बन होगा, फिर यहाँ पे एक कार्बन होगा। मतलब वही साइक्लोहेक्सेन जो है ये बना। फिर यहाँ से दूसरा कार्बन निकलेगा, फिर यहाँ से तीसरा कार्बन निकलेगा, फिर यहाँ से चौथा कार्बन निकलेगा, फिर यहाँ से पांचवा निकलेगा। इस तरीके से यहाँ पर ये लेयर्ड स्ट्रक्चर, यानी एक लेयर ऐसे फॉर्म करेगा और फिर उसके बाद दूसरा लेयर इसके साथ इस तरीके से ऐसे जुड़ा रहेगा, ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। तो कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन वाइडली स्पेस हॉरिजॉन्टल शीट्स, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड इट इज अ ट्राइगोनल प्लेनर। इसका बॉन्ड एंगल कितना है बेटा, 120 डिग्री का होता है इसमें, तो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है। और इस शेप को क्या कहते हैं, इस शेप को कहा जाता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद ग्रेफाइट जो होता है, देखिए यहाँ पे कोई भी कार्बन अगर आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ उसका 3 बॉन्ड जुड़ा है। जैसे ये कार्बन लिया मैंने, जैसे इस कार्बन पे आप ध्यान दीजिए, तो ये कार्बन का एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड जुड़ा है, एक बॉन्ड अभी भी फ्री है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसलिए ये क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसका एक बॉन्ड फ्री होता है, एक बॉन्ड फ्री होता है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। और ये अर्थ पे इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो करती है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ फ्लो करेगी बेटा, सिर्फ मेटल में। लेकिन ये इकलौता ऐसा कंडक्टर नॉन मेटल है
जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अगला बात है, अगला क्या है, बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन क्या होता है, ये देखो कुछ देखने में ऐसा लगता है आपको दिखने में, और ये क्या होता है, इसको बकी बॉल भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बकी बॉल भी कहा जाता है। इसमें मिनिमम कार्बन की संख्या क्या होती है, 60, C60 के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बकमिंस्टर फुलरीन इज अ स्फेरिकल कार्बन एलोट्रोप वेयर 60 कार्बन आर असेंबल्ड इन पेंटागन्स एंड हेक्सागन। जैसे ये देख रहे हो, ये हेक्सागन है, देखो हेक्सागन का मतलब ये देखो 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है। पेंटागन इधर देखो 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागन है। तो हेक्सागन और पेंटागन के फॉर्म में क्या मिल करके ये क्या बनाते हैं, एक सॉसर बॉल। सॉसर बॉल का मतलब जो फुटबॉल वाला बॉल होता है उसके फॉर्म में आपको ये दिखेगा, ज्योमेट्रिकल। उसके बाद ऑल द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। जितने भी कार्बन एटम होंगे या तो वो सिंगल बॉन्ड बना के जुड़े होते हैं या फिर वो डबल बॉन्ड बना करके जुड़े होते हैं। दीज आर ऑफन कॉल्ड बकी बॉल, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बकी बॉल कहा जाता है। इसका दूसरा नाम बकी बॉल, कई नाम है इसका। फुलरीन भी कह देता है कोई इंसान, कोई बकमिंस्टर फुलरीन कहता है, कोई कार्बन यानी C60 बोलता है, कोई बकी बॉल बोलता है, अलग अलग नाम है। तो कार्बन 3 रूपों में पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स यानी कार्बन के अपरूप। ठीक, उसके बाद अगली बात आती है क्या, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा, ये एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, जो कि क्या कंटेन करें, कार्बन कंटेन करें या फिर हाइड्रोजन कंटेन करें। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये मेथेन है CH4, जैसे C2H4 ये एथीन है, ठीक है, जैसे C4H8 ठीक है, ये हो गया। तो ये सब कंपाउंड्स क्या है, इसमें देखो सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो ये सब बॉन्ड, ये सब क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाए और हाइड्रोजन पाया जाए। अगली बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका क्या, फर्स्ट होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जितने भी बॉन्ड्स पाए जाते हैं वो सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन के सभी बॉन्ड, देख रहे हो यहाँ पे लिखा है ना, इफ ऑल बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आर सिंगल बॉन्ड देन हाइड्रोकार्बन इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल में क्या, एल्केन। अगर कार्बन के सभी बॉन्ड्स सिंगल बॉन्डेड होंगे यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, जैसे कार्बन है यहाँ पे देखिए C, यहाँ पर H, 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 ये क्या है, ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी सिंगल बॉन्ड से, सभी कार्बन देखिए सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ना, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहेंगे बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और हिंदी में इसको कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, ये दिख रहा है कि नहीं, ब्लू के ऊपर आपको ग्रीन दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा धुंधला है बट दिख रहा है। कलर चेंज कर लिया जाए, मैं रेड कर लेता हूँ, रेड दिखना चाहिए आई थिंक, हम ठीक है। तो इफ ऑल बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आर सिंगल बॉन्ड एंड देन हाइड्रोकार्बन इज नोन एज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एग्जांपल एल्केन। उसके बाद दूसरा क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है बेटा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अगर कार्बन जो चेन है आपके पास, उस चेन में से कम एक कार्बन ऐसा हो जो क्या फॉर्म कर ले,
डबल बॉन्ड फॉर्म कर ले या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर ले। तो अगर कोई भी एक कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी जिसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बन है, फिर कार्बन है और यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो ये कार्बन देखो 2 बॉन्ड बना चुका है तो इसके पास अब सिर्फ 2 हाइड्रोजन जोड़ने की क्षमता है। ये 3 बना चुका है तो इसके पास क्या है, सिर्फ 1 हाइड्रोजन जोड़ने की क्षमता है। ठीक है, 1 हाइड्रोजन जोड़ने की क्षमता है। सॉरी, खुद ही बोल रहा हूँ मैं, 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा और खुद ही जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अभी 3 जुड़ सकते हैं क्योंकि अभी एक ही बॉन्ड फॉर्म किया है ये वाला कार्बन। तो इस तरीके से देखिए। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3 CH CH2, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है C2H5। ठीक है, C3H6 होगा ना, 2 2 1 3 3 6 C2H6। ठीक है, सॉरी C3H6 ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चाहे आप जैसे लिख लीजिए, चाहे आप एकदम ओपन स्ट्रक्चर में लिख लीजिए, चाहे आप इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, इसको ओपन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, ये ओपन बॉन्ड स्ट्रक्चर है। तो कैसे भी लिख लीजिए, सब अलग अलग रूप है लिखने का, अलग अलग तरीके हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब बात करते हैं आगे। अब अगली बात आती है क्या, होमोलॉगस सीरीज की। होमोलॉगस सीरीज क्या कहता है, होमोलॉगस सीरीज को कहते हैं आपका होमोलॉगस सीरीज की हिंदी अभी मुझे याद नहीं, थोड़ी देर में बता देता हूँ अगर याद आ जाता है तो इट इज अ सिंपल सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। बेटा ये एक सीरीज है, ये सीरीज का मतलब ये एक पूरा चार्ट है लंबा सा, जिसमें अलग अलग कंपाउंड्स होंगे और 2 कंपाउंड्स के बीच में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा। यानी पहला कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड के बीच में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का क्या होगा, अंतर होगा। और अगर उसका एटॉमिक मॉलिक्यूल देखेंगे तो 14 का डिफरेंस होगा। जैसे क्योंकि कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है 12 और हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो रहा है तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 14 का। तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा और 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा। कैसे, जैसे एल्केन है तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला जो होता है बेटा, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो जैसे n की जगह अगर मैं 1 रखूं तो C1 हो जाएगा, H हो जाएगा 2 × 1 2 + 2, तो क्या आ जाएगा देखो CH4 ये आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा C2H6, तीसरा क्या आ जाएगा C3H8, C4H10, C5H12, C6H14। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मीथेन। मीथेन। इसका नाम क्या होगा बेटा, एथेन। इसको क्या बोलेंगे, एथेन। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। प्रोपेन। इसका क्या नाम होगा बेटा, ब्यूटेन। ब्यूटेन। इसका क्या होगा, पेंटेन। इसका क्या होगा, हेक्सेन। ठीक, इसी तरीके से एल्कीन पे आ जाइए। इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, इसमें 2 नहीं जुड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पहला मेथेन की बात करूँ तो दोनों के बीच में देखिए कितने का डिफरेंस है। दोनों के बीच में देखो, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो कार्बन का कितना डिफरेंस हो गया, 1 कार्बन का डिफरेंस हो गया। यहाँ देखो 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया। एथेन से प्रोपेन पे जाइए, एथेन से प्रोपेन पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, तो 1 कार्बन का डिफरेंस हो गया। 6 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितना डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन CH2। तो अभी मैंने क्या कहा, होमोलॉगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें 2 लगातार जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है।
एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा, एक कार्बन का डिफरेंस होगा, तो ये क्या कहलाएंगे? होमोलॉगस सीरीज कहलाएंगे। CnH2n, CnH2n जो होता है ये आपका एल्कीन होता है बेटा। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2। अब यहाँ पे 1 की जगह 1 रखोगे तो एक कंपाउंड मिलेगा, 2 रखोगे तो दूसरा कंपाउंड, 3 रखोगे तो तीसरा कंपाउंड, इस तरीके से। तो 1 नहीं रख सकते क्योंकि एल्कीन जो होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो भैया कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो तब आएगा ना जब 2 कार्बन होंगे, तो इसलिए इसका जो पहला मेंबर होता है वो n=2 पर मिलता है, यानी n=1 पर पे पहला मेंबर नहीं मिलता। ठीक है, तो इसका पहला मेंबर क्या मिलेगा? एथीन मिलेगा, एथीन। और क्या कैसा होगा? C2H4, C2H4। दूसरा क्या मिलेगा बेटा? प्रोपीन, प्रोपीन जो कि किस पे मिलेगा? C3H6, C3H6। उसके बाद ब्यूटीन, C4H8। उसके बाद क्या मिलेगा? पेंटीन, पेंटीन शैम्पू नहीं भी नहीं, बाल बाल धुलने लगो रात में, वैसे ही 12:30 बज रहा है। ठीक है, पेंटीन। उसके बाद हेक्सीन, C6H12। हेप्टीन, हेप्टीन में क्या है? C8H16। इस तरीके से आपका सॉरी हेप्टीन में 7 होता है, क्या कर रहा हूं मैं? C7H14। इस तरीके से आपको ये एल्कीन की श्रेणी मिल जाएगी। इसमें भी अगर आप डिफरेंस की बात करोगे, देखो 2 कार्बन 3 कार्बन, तो एक कार्बन का डिफरेंस हो गया, 4 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया, 3 से 4 एक कार्बन, 6 से 8 2 हाइड्रोजन। तो जहां भी देखोगे CH2 का ही डिफरेंस मिलेगा, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस मिलता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब आ जाइए एल्काइन पे। तो एल्काइन पे अगर आप बात करेंगे तो इसका जो होता है CnH2n-2, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो पहला आपका मिलेगा क्या? C2H2। दूसरा क्या मिलेगा? C3H4, C4H6, C5H8, C6H10, C7H12। अगर यहाँ पे बात करेंगे इसका नाम का तो एथाइन लिख सकते हैं, प्रोपाइन लिख सकते हैं, उसके बाद ब्यूटाइन लिख सकते हैं, पेंटाइन लिख सकते हैं, हेक्साइन लिख सकते हैं, और हेप्टाइन लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका होमोलॉगस सीरीज है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे, देखिए एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का, यार यहाँ 2 कार्बन यहाँ 3 कार्बन है, तो एक कार्बन का डिफरेंस, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, ऐसे सब में डिफरेंस होता है। तो होमोलॉगस सीरीज बेटा सिर्फ इतना सा बात है कि एक ऐसी सीरीज होती है जो क्या करती है? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस रखती है किसी भी अपने 2 सक्सेसिव कंपाउंड्स के बीच में। क्लियर है इतनी चीज? तो अगर इतनी चीज क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर अगर मुझे बनाना, देखो जैसे मान लो ये मैंने क्या बनाया, मान लो मैंने प्रोपेन लिया, प्रोपेन लिया, देखो कार्बन कार्बन कार्बन। अब यहाँ देखो एन लगा है ना, एन, तो एन का मतलब होता है कि सारे बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल, सिंगल लगा दिया। उसके बाद कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन ने एक बॉन्ड बना चुका है ऑलरेडी, कितना बॉन्ड बन जाएगा? ये हो गया।
यहाँ ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड इसके खाली थे, हाइड्रोजन जुड़ गए, यहाँ 2 बॉन्ड खाली था, हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ 3 बॉन्ड खाली था, हाइड्रोजन जुड़ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 CH3। उसके बाद इसको बाकी ऐसे तो लिख ही सकते हो C3H6 जो वहाँ पे मिला था हमको प्रोपेन का, ठीक है। उसके बाद मान लो आपको लिखना है प्रोपीन, प्रोपीन, तो प्रोपीन का मतलब ईन आ गया, तो ईन का मतलब हो गया कि 3 कार्बन तो होंगे ही, किसी एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, बाकी सिंगल होगा। तो यहाँ पर देखो ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, तो एक हाइड्रोजन, अब ये 3 हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकता क्योंकि इसने ऑलरेडी डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया। बीच वाले कार्बन ने क्या किया, देखो एक बॉन्ड इधर से, 2 बॉन्ड इधर से, यानी 3 बॉन्ड बना चुका है, तो एक बॉन्ड खाली है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया। फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 ऐसे लिख सकते हो, या फिर C3H6 लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया प्रोपीन का स्ट्रक्चर। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो प्रोपाइन का बना सकते हैं, प्रोपाइन, प्रोपाइन के लिए क्या होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, किसी एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ क्या लग जाएगा, देखो ये वाला 3 हाइड्रोजन जोड़ लेगा, बीच वाला 3 इधर से, एक इधर से कंप्लीट हो चुका है, ये 3 इधर से, तो एक ही हाइड्रोजन ये हो गया। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा डबल बॉन्ड था, मैंने सिंगल ही लगाया था, तो इसको डबल कर लीजिएगा CH3 CH2, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C3H4। देखो ना, अच्छा 3 और यहाँ 2 कैसे आ गया, आज मुझसे गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, पता नहीं क्या बात है, ठीक है। C3H4, ठीक, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक 3 हाइड्रोजन इधर, ठीक। तो ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है इतनी चीज। यदि इतने में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप एक नॉर्मल सा ग्रुप होता है बेटा। जब भी कभी आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन बाहर कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्काइल ग्रुप मिल जाएगा। जैसे CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14, इन सब से मैंने क्या किया, एक एक हाइड्रोजन निकाला, एक एक हाइड्रोजन बाहर कर दिया। इन सब से मैंने एक एक हाइड्रोजन बाहर किया। यहाँ पर क्या मिला मुझे, CH3, एक बॉन्ड कार्बन का खाली। यहाँ क्या मिला, C2H5, एक बॉन्ड कार्बन का खाली। यहाँ क्या मिला, C3H7, यहाँ क्या मिला, C4H9, यहाँ क्या मिला, C5H11, यहाँ क्या मिला, C6H13, ठीक है। इसका नाम अगर मैं बोलूं तो इसका नाम हो जाएगा मेथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटाइल। और इन सब कार्बन में एक बॉन्ड फ्री हो जाता है किसी के साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो अल्काइल ग्रुप आता है नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एज अ ब्रांच ट्रीट होता है। अभी नॉमनक्लेचर में इसका असली यूज आपको दिखाएगा, इसका असली रंग नॉमनक्लेचर में आएगा कि इसका यूज कहाँ आता है। अभी में हम सिर्फ बेस बना रहे हैं। जब इन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेंगे तब आप चैप्टर के मेन चीज़ पे पहुँचेंगे, जहाँ नॉमनक्लेचर है वहाँ पे समझेंगे कि इन सब का यूज़ क्या है एक्चुअल में। उससे पहले आपको थोड़ा सा एक चीज़ ये याद कर लेना होगा कि अगर एक कार्बन है तो उसका नाम हम लोग कुछ भी रखते हैं तो मेथ से ही स्टार्ट होता है। जैसे मेथएन, अगर एक कार्बन है तो एल्केन श्रेणी का है तो मेथएन, अगर एल्किल श्रेणी का है तो मैथिल,
वाई एल लग जाएगा, ठीक है, मेथाइल। तो एक कार्बन के लिए मेथिल, 2 कार्बन के लिए एथाइल या एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नोन, 10 कार्बन के लिए डेक। बस आपको 10 कार्बन तक ही याद रखना है। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन डेक। मेरे साथ आप बोलिए 2-3 बार, आपको याद हो जाएगा। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन डेक, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन डेक, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन डेक। ठीक है, तो ये इस तरीके से यूज हो जाएगा। अब आ जाते हैं IUPAC नेमिंग पे। IUPAC नेमिंग क्या है? IUPAC का मतलब होता है बेटा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक प्रकार की संस्था होती है बेटा। ये क्या करती है? ये नेमिंग पे फोकस करती है, यानी केमिस्ट्री से रिलेटेड नेम्स क्या होंगे, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो और फैक्ट्स है उस पर ये जानकारी रखती है और नियम कानून बनाती है। ठीक है, तो IUPAC नेमिंग जो होती है वो कुछ नियमों को तहत होती है। वैसे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 84 लाख यानी 84 लाख कंपाउंड आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अवेलेबल हैं, और उन कंपाउंड्स को नाम याद रख पाना यार इम्पॉसिबल है। 84 लाख चीज़ों का नाम तुम कैसे याद रख सकते हो? 84 लाख चीज़ों का आप नाम नहीं याद रख सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनका नाम रखने के लिए एक नियम चाहिए। तो वो नियम कौन दिया? IUPAC ने दिया। अब नियम क्या कहता है तो आप पहले समझिए। फर्स्ट यू हैव टू चूज लॉन्गेस्ट चेन, देखो स्पेलिंग, चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। सबसे पहले आपको सबसे लंबी क्या चुनना है? चेन चुनना है, सबसे लंबा चेन जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो। दूसरा क्या करना है आपको? मेक अ बॉक्स ऑन लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन पर एक बॉक्स बना दीजिए। फिर आप क्या कीजिए? रूट वर्ड डिसाइड कीजिए बाय द नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्ग चेन। जितना लॉन्ग चेन में जितने कार्बन हो उसके अनुसार आप रूट वर्ड चूज कर लेंगे। और अगर कोई ब्रांच प्रेजेंट है तो उसका नाम आप प्रीफिक्स में रखेंगे, और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका नाम आप सफिक्स में रखेंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो अब यहां पे जब बात समझिएगा, जैसे पहले आपने लिखा क्या? रूट वर्ड। रूट वर्ड में आपका इसका यूज होगा, ये जो दिख रहा है ना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट हेक्स हेप्ट हेक्डेक। जितने भी लॉन्ग चेन में कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग रूट वर्ड ले लेंगे। अगर कोई ब्रांच प्रेजेंट है इनमें से कोई एक, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, जो भी है, अगर ये प्रेजेंट है तो ये रूट वर्ड के पहले लिखा जाएगा। मेथिल या प्रोपिल या जो भी है उसको इस तरीके से लिख देंगे। और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब अभी आगे आएंगे हम लोग। तो अगर कोई क्या प्रेजेंट है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका नाम आप कहाँ रखेंगे? सफिक्स में रखेंगे। उसका नाम आप कहाँ रखेंगे? सफिक्स में रख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? प्रैक्टिस प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम किस पे है? अल्केन पे। तो मान लीजिए यहां पर CH3 CH CH2 CH3 CH3। ठीक है, ये है, इसका नाम लिखना है बेटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको लॉन्ग चेन चुनना पड़ेगा। लॉन्ग चेन का मतलब जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो, और एक किनारे से स्टार्ट करेंगे और एक किनारे पे खत्म करेंगे।
तो 1 2 3, 1 2 3 4, देखो एक ऑप्शन मेरे पास क्या है 1 2 3, ये तो नहीं होगा क्योंकि मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है 1 2 3 4, और मेरे पास एक तीसरा ऑप्शन भी है 1 2 3 4। तो तीन ऑप्शन में से दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 4 कार्बन आ रहे हैं, और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 कार्बन आ रहा है। तो हम लोग किसको चुनेंगे? नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि पहले हमें वो चुनना पड़ेगा जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन जिसमें है उसको चुन लेते हैं। चलो ये चुन लिया, फिर इसको मैंने एक बॉक्स में बंद कर लिया। बॉक्स के अंदर जो कार्बन है वो आपका मेन चेन है, बॉक्स के बाहर वाला जो कार्बन है वो आपका क्या है? ब्रांच है, यानी प्रीफिक्स तो आएगा। अब आपको करनी होती है नंबरिंग। तो नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग करेंगे यहां पे इस तरीके से कि जिधर से आपका क्या आए, ब्रांच सबसे पास आए। अगर मैं इस किनारे से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4, तो ब्रांच मेरा किधर आ रहा है बेटा? तीसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ दिख रहा है। और अगर मैं नंबरिंग इधर से करता हूं, 1 2 3 4, तो मेरा जो ब्रांच है वो देखो किससे जुड़ा दिख रहा है? 2 से। तो हमारी नंबरिंग ये वाली ज्यादा सही है। तो ये वाली ज्यादा सही, तो आप पहले तो कितने कार्बन आपके मेन चेन में कितने कार्बन है? 4। तो रूट वर्ड क्या आ जाएगा? ब्यूट आ जाएगा। रूट वर्ड क्या आ जाएगा बेटा? ब्यूट आ जाएगा। दूसरे नंबर के कार्बन से आपका ब्रांच जुड़ा हुआ है। ब्रांच कैसा है? देखो CH3। CH3 का मतलब क्या? CH3 का मतलब क्या? CH3 का मतलब मेथाइल। CH3 का मतलब क्या? मेथाइल। तो CH3 का मतलब मेथाइल, तो यार मेथाइल तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। मेथाइल को प्रीफिक्स में डाल देंगे, मैंने कहा था अभी ब्रांच को प्रीफिक्स में रखेंगे, तो प्रीफिक्स में मेथाइल रख दिया। लेकिन हमको ये भी बताना पड़ता है कि किस नंबर के कार्बन पे ये ब्रांच जुड़ा हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे 2 मेथाइल। और जब नंबर और वर्ड लिखेंगे आप तो उसके बीच में क्या लगाएंगे? डैश। 2 मेथाइल ब्यूट। अब क्या यहां पर कोई भी कार्बन डबल बॉन्डेड है या ट्रिपल बॉन्डेड है, ये ध्यान देना होगा। तो अगर डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड नहीं है तो इसके आगे आप लगा देंगे एन, क्योंकि एन में ही क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथाइल ब्यूटेन। क्या नाम हो गया इसका? 2 मेथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल में क्या करते हैं, यहां पर फिर से देखिएगा, ये कार्बन, 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 ठीक है। उसके बाद इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ठीक है। उसके बाद यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ पे लगा दिया CH2, यहाँ पे लगा दिया CH2, यहाँ पे लगा दिया CH, यहाँ पे लगा दिया CH2, यहाँ पे लगा दिया CH3, यहाँ पे लगा दिया CH2, यहाँ पे लगा दिया CH3। ये हो गया आपका। अब क्या दिक्कत आएगी? अब लॉन्ग चेन चुनिए। लॉन्ग चेन क्या है? देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से तो ऐसे 6 ठो आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी 6 आ रहा है। उसके बाद अगर इधर से आए 1 2 3 4 5, ये वाला नहीं ले पाएंगे, 6 वाला ही लेना है हमको। तो 6 वाला चलो ले लेते हैं। तो 6 वाला लेते हैं तो चलो ऐसे सीधा सीधा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सीधा सीधा ले लिया 6 कार्बन का। अब नंबरिंग किधर से करें? अब नंबरिंग देखो, अगर इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 पे आपका ये ब्रांच आ रहा है, और इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे ही आ रहा है। तो नंबरिंग किधर से कर लेंगे बेटा? नंबरिंग हम लोग कर लेंगे इधर से। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 पे आ गया। उसके बाद अब 6 पे आने के बाद देखो ब्रांच क्या है? CH2 CH3। तो CH2 CH3 ये इक्वल हो करके यानी मिल करके कैसे बन जाएंगे? C2H5 बन जाएंगे। एक्चुअल में यहाँ पे 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन है, और C2H5 आपका अगर आप ध्यान देंगे तो क्या है? एथाइल होता है। C2H5 क्या होता है? एथाइल होता है। तो C2H5 एथाइल है। तो C2H5 अगर एथाइल है तो आपको मैंने कहा था ब्रांच का नाम किधर आएगा? ब्रांच का नाम आएगा प्रीफिक्स में।
तो प्रीफिक्स में आएगा, और किस नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तीसरे नंबर के से जुड़ा हुआ, तो क्या आ जाएगा 3 लिखा, फिर डैश लगाया, 3 एथाइल। कितने हैं रूट वर्ड में, कितने कार्बन है 6, तो 6 कार्बन के लिए क्या यूज करना होगा हमें, 6 कार्बन के लिए हमें यूज करना होगा हेक्स। 6 कार्बन के लिए क्या यूज करना होगा, 6 कार्बन के लिए हमें यूज करना होगा हेक्स, तो लगा दिया भैया हेक्स। उसके बाद सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगा दिया, एन लगा दिया, तो 3 एथाइल हेक्सेन। क्या नाम हो गया इसका, 3 एथाइल हेक्सेन। क्लियर है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगले एग्जाम्पल में देखिए CH3 CH3 C2H5, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले लॉन्ग चेन चूज कीजिए। तो लॉन्ग चेन चूज करने पे क्या होगा, देखो 1 2 3 4, यहाँ से सीधा सीधा जाने पे 4 मिल रहा है। 1 2 3 4 नीचे मुड़ गए तो भी 4 मिल रहा है। ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ देखो 2 कार्बन है, C2H5 2 कार्बन है, तो 2 3 4 5 या 2 3 4 5, चाहे जैसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लिया। ठीक है, ऐसे लेने के बाद देखो एक ब्रांच यहाँ मिल गई, एक ब्रांच यहाँ मिल गई। तो अब यहाँ पे नंबरिंग किधर से करना शुरू किया जाए, तो नंबरिंग करोगे तो भैया 2 तो यहीं आ जाएगा और 3 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ से नंबरिंग, अगर ऊपर से नंबरिंग शुरू किया तो देखो 2 कार्बन है तो 1 2, थर्ड से आपका ब्रांच जुड़ा हुआ है। बट इधर से अगर नंबरिंग किया तो 1 2 पे ही आपको क्या मिल जाएगा, ब्रांच मिल जाएगा। तो असली नंबरिंग किधर से होगी, इधर से होगी। तो 1 2 3 4 एंड 5, यहीं पे 4 भी है, यहीं पे 5 भी है। तो ये हो गया आपका नंबरिंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर 3 पे आ रहा था पहला ब्रांच और इधर से नंबरिंग करने पे दूसरे नंबर पे ही पहला ब्रांच आ गया। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो 5 कार्बन है तो भैया इसका क्या हो जाएगा, पेंट। 5 कार्बन है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पेंट। 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंट। क्या हो जाएगा, पेंट। ठीक, दूसरे नंबर पे क्या लगा है, CH3 यानी मिथाइल। और तीसरे नंबर के कार्बन पे भी क्या लगा है, मिथाइल। तो यहाँ पे यार 2 मिथाइल हैं, तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 2,3, 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। क्या हो जाएगा इसका नाम, 2,3 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 है ना, तो 2 होगा तो डाई लगेगा, 3 होगा तो ट्राई लगेगा, 4 होगा तो टेट्रा लगेगा, 5 होगा तो पेंटा लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे यूज करना है। तो 2 है इसलिए डाई, तो 2 का और दोनों का नंबर भी, तो सिंपल तो है, जिन जिन नंबरों पे आपका मिथाइल लगा हुआ है उसका नंबर लिख दीजिए 2, तीसरे पे लगा है 2,3, डाई 2 है इसलिए डाई लग गया, मिथाइल पेंटेन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, तो एल्केन में अभी फिलहाल इतना ही। अब आते हैं एल्कीन पे, इस पे प्रैक्टिस करते हैं कुछ। तो एल्कीन पर प्रैक्टिस करते हैं, एल्कीन और एल्काइन पे। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, यहाँ पर हम पहला लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH3, एक ब्रांच यहाँ से निकाल दिया CH3 और एक ब्रांच यहाँ से निकाल दिया C2H5। अब जिसका जिसका जो बचा हो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, आई थिंक किसी का बचा तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, आप ब्रांच चुनोगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चलिए सीधा जाएंगे तो भी 5 मिलेगा और ऊपर से आ करके ऐसे चले गए तो भी 5 मिलेगा। लेकिन ऊपर से आ करके इधर वाला ब्रांच आप नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें आपका डबल बॉन्ड छूटा जा रहा है। तो
कहने का सेंस ये है कि अगर आपका कोई लॉन्गेस्ट चेन ऐसा मिल रहा है, कोई लॉन्गेस्ट चेन ऐसा मिल रहा है कि डबल बॉन्ड इंक्लूड उसमें नहीं हो पा रहा, आपके मेन चेन में डबल बॉन्ड, जैसे मान लो अगर मैं यहां से यहां तक कर लिया, ये ध्यान दीजिएगा, तो 5 कार्बन ऐसे भी मिल रहे हैं मुझे, लेकिन मैं इसको नहीं ले सकता क्योंकि मेरा डबल बॉन्ड बाहर निकल गया है। तो डबल बॉन्ड को बाहर नहीं निकाला, क्योंकि डबल बॉन्ड आपका क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है, तो डबल बॉन्ड को आपको बाहर नहीं लेना है, तो इसलिए आपका ये तो सही नहीं है। तो आपको कैसे लेना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा, ये बिना डबल बॉन्ड को इंक्लूड किए आप ब्रांच नहीं बना सकते। अब नंबरिंग क्या करोगे यार, नंबरिंग का प्रेफरेंस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जब तक नहीं होता है तब तक तो ब्रांच को देते हैं, ब्रांच किधर से नजदीक आएगी, लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड उत्पन्न हो गया, अब ब्रांच ओन से मतलब नहीं है, अभी हल्के आदमी हो गए। अरे आप ही सोचो ना यार, आपके मोहल्ले, आपके घर शादी पड़ी, तो पहले आपका क्या आए, पहले आपके भाई साहब सभासद या ग्राम प्रधान जी आए और उनको आपने बड़ा इज्जत दिया, ठीक है। अब अगर ग्राम प्रधान जी बैठे हैं, उनके साथ पास सब जुड़े हैं और तुरंत ही वहां पर पहुंच जाए, क्या कहते हैं, कोई विधायक सांसद, तो आप ग्राम प्रधान को पूछोगे, तुरंत छोड़ के उधर निकल लोगे। तो ये जो डबल बॉन्ड जी हैं, ये डबल बॉन्ड जी ब्रांच की तुलना में क्या है, सांसद या विधायक हैं, तो अब प्रेफरेंस इनको मिलने लगेगी। तो इन पे देखो, नंबर 1 कार्बन ये, नंबर 2 वाला कार्बन ही डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब क्या करोगे, अब आप देखोगे थर्ड नंबर के कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एथाइल लगा हुआ, C2H5, और 4 नंबर के कार्बन पे क्या लगा है, मेथाइल। तो आप इसका नाम लिखते वक्त क्या करोगे, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे मेथाइल शुरू होता है M से और एथाइल शुरू होता है E से, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका नाम हो जाएगा 3 एथाइल कॉमा, सॉरी कॉमा नहीं लगेगा, 3 एथाइल 4 मेथाइल पेंट, पेंट आ गया। अब यहां पे देखना किस नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड जो लगा हुआ है, दूसरे नंबर के कार्बन पे, तो आप यहां पर लिख सकते हैं पेंट 2 ईन, क्या लिखेंगे, पेंट 2 ईन, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 एथाइल 4 मेथाइल पेंटीन 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में ये जो सेकंड वाला तरीका है ये वैलिड है, बट आईसीएसई बोर्ड में ये फर्स्ट वाला तरीका वैलिड है, ठीक है। आईसीएसई बोर्ड इस तरीके से नहीं यूज कर सकता, लेकिन सीबीएसई वाले और यूपी वाले ये दोनों तरीके यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके से लिखिए, आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। अरे आगे कहाँ आ गए, अभी तो और क्वेश्चन करवाने हैं, ठीक है। समझ में आई बात भी है इतना। अब यहाँ पे देखिए एथाइल भी आ गया, मेथाइल भी आ गया, दो दो एक साथ आ गए, तो दो दो एक साथ आएंगे तो कुछ इस तरीके का काम आप करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, किस पे, एल्काइन पे, फुर्सत मिल जाएगी आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन के नॉमेनक्लेचर से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सी सी सी, H3, तो चारों सेटिस्फाई, ये भी चारों सेटिस्फाई है, यहाँ एक H लगा दो, बस काम खत्म, यहाँ एक H लगा दो, CH3 CH3। चलिए अब आप इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सी बात है यार, सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, यही हो, तो दिख रही है मुझको। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक आएगा, 1 2 3 4, 3 पे देखो मेथाइल, 2 मेथिल लगे हुए हैं, तो क्या लिखोगे, 2,2 डाई मेथाइल, 2,2 डाई मेथाइल ब्यूट 1 आइन, या दूसरा क्या होगा, ब्यूटाइन 1। क्लियर है, इस तरीके से आप क्या लिख लोगे, इसका नाम लिख दोगे, सिंपल। अब आते हैं कुछ दूसरे फंक्शन चीज़ों में।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है जो आपको पढ़ने हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो जुड़े होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आगे और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से बदल देते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसे होते हैं, फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसे ऑर्गेनिक नहीं या इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कुछ भी हो सकता है, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक कार्बन के साथ जुड़ते हैं और उस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? फंक्शनल ग्रुप। जैसे पहला फंक्शनल ग्रुप है, देखो क्लोरीन ब्रोमीन। पहला फंक्शनल ग्रुप क्या है? क्लोरीन ब्रोमीन। इनको हैलो बोला जाता है। अगर क्लोरीन जुड़ा होगा तो क्लोरो लग जाएगा, ब्रोमीन जुड़ा होगा तो ब्रोमो नाम लिखेंगे। ठीक है, ClBr इस तरीके से जुड़ा होता है। इसके साथ और भी होता है, जैसे आयोडीन भी होता है और फ्लोरीन भी होता है। आयोडीन लगा होगा तो आयोडो लिखोगे और फ्लोरीन लिखा होगा तो फ्लूरो लिखोगे। ठीक है, और ये दोनों ही, ये चारों ही किस में यूज किए जाएंगे? प्रीफिक्स में यूज किए जाएंगे। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनका नाम हम सफिक्स में नहीं लिखते, जिनका नाम हम हमेशा प्रीफिक्स में यूज करते हैं। अगला है क्या? अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होता है? देखो OH यानी अल्कोहल में OH होता है और इसके आगे कौन सा नाम जुड़ता है? सफिक्स में क्या जुड़ जाता है बेटा? ऑल। ठीक है, सफिक्स में क्या लिख देते हैं? ऑल। उसके बाद ये जो OH है ये एक्चुअली होता है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसी तरीके से एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में क्या जुड़ जाता है? अल जुड़ जाता है और इसका होता है CHO, ऐसे भी लिखा होता है या फिर इस फॉर्म में भी जुड़ा होता है, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। CHO किनारे पर ही जुड़ेगा। ये जो CHO है ये हमेशा कहाँ पर जुड़ेगा? किनारे पर ही जुड़ेगा। अगला है कीटोन। इसके लिए नाम आ जाता है ओन। इसके लिए सफिक्स में क्या जुड़ जाता है? ओन। इसको वन नहीं पढ़ेंगे, इसको ओन पढ़ेंगे। ये आपका CO ऐसे भी होता है, मतलब ये दोनों तरफ से जुड़ सकता है। एक बॉन्ड इधर खाली है, एक बॉन्ड इधर खाली है, यानी ये बीच में भी जुड़ सकता है CO। या फिर ऐसे भी जुड़ा होता है, कहीं 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 ऐसे भी जुड़ा होता है। तो दोनों पहचान याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये याद रख करके गए हैं और ऐसा दे दिया स्ट्रक्चर तो आप फंस जाओगे, और ये याद करके गए हो ऐसा लिख दिया तो भी फंस जाओगे। तो दोनों याद रखना। अगला होता है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड देखो इसमें क्या लिखा जाता है? इसमें नाम आ जाता है ओइक एसिड। इसमें सफिक्स में क्या यूज करते हैं आप? ओइक एसिड। और यहाँ पर देखो कार्बन डबल बॉन्ड O OH, कार्बन डबल बॉन्ड O OH, ये आपका हो जाता है। ठीक है, और या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है COOH, ऐसे भी जोड़ा जाता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। एक और होता है, वो भी मैं बता दूं, एक होता है ईथर। इसमें सिर्फ O होता है, इसे दोनों तरफ से R जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें क्या लगता है? इसमें ऑक्सी नाम आता है, ऑक्सी। ठीक है, ऑक्सी। और अगर सेम दोनों तरफ सेम R होंगे तो ऐसे लिखते हैं डाई, जो भी R लगा हो, R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। तो जैसे दोनों तरफ मेथिल मेथिल लिखा है तो क्या लिखेंगे? डाई मेथिल ईथर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अगर दोनों तरफ क्या जुड़ा है? CH3O CH3, इसको क्या लिख सकते हैं? डाई मेथिल ईथर। या फिर इसका IUPAC नेम अगर लिखेंगे तो आ जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है, अब मान लो एक तरफ क्या लिखा है? C2H5 कर दिया आपने, C2H5 कर दिया आपने। तो अब क्या लिखोगे? अब जिधर देखो ज़्यादा कार्बन है उसको आप इधर लिखोगे। ठीक है, और जिधर कम कार्बन है उसको इधर लिखोगे। तो इसका क्या आ जाएगा? मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम लिख देंगे। अब फंक्शनल ग्रुप के कुछ चीज़ों को ध्यान दीजिए। फंक्शनल ग्रुप की चीज़ों में सबसे पहले नियम देखिए। फंक्शनल ग्रुप में आप जब भी लॉन्ग चेन चुन लेंगे तो लॉन्ग चेन भले देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन का मिल रहा हो और यहाँ 1 2 3 4 का मिल रहा हो, आप इसी को चुनेंगे क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? आप इसको ही चुनेंगे क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? मिल रहा है। फंक्शनल ग्रुप आपके मेन चेन में आ रहा है, इस वजह से आप इसको चुनेंगे। ठीक है, टू कंसीडर लॉन्गेस्ट चेन ऑफ 4 कार्बन एटम इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे टू कंसीडर लॉन्गेस्ट चेन ऑफ 5,
कार्बन एटम इज रॉन्ग। यहाँ पर अगर आप ऐसे चुन लेंगे तो ये रॉन्ग है। आपको कैसा चुनना पड़ेगा, आपको ऐसे नीचे आके चुनना पड़ेगा, ये जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। उसके बाद जैसे ये है, टू कंसीडर लॉन्गेस्ट चैन ऑफ 7 कार्बन एटम इज रॉन्ग। अब देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे देखो CO लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O यानी कीटोन लगा है। तो अगर आप अपना लॉन्ग चैन 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से चुन लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड इंक्लूडेड है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड, तो यार आप एक फंक्शनल ग्रुप को चुन करके दूसरे फंक्शनल ग्रुप को नहीं छोड़ सकते। आपको मेन चेन ऐसी बनानी पड़ेगी कि आप दोनों फंक्शनल ग्रुप कंटेन करें। अब ऐसा नहीं कि आप सीधा सीधा चले गए और ये डबल बॉन्ड को इंक्लूड ही नहीं किया आपने अपने मेन चैन में। अगर आप डबल बॉन्ड को मेन चैन में नहीं इंक्लूड करेंगे तो ये आपका जो नंबरिंग करने का पैटर्न है ये गलत हो जाएगा। तो आपको नंबरिंग कैसे, आपको कैसा मेन चैन चुनना पड़ेगा, आपको ऐसे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये 6 कार्बन का जो सीरीज है ये आपका सही होगा। अब इसका रही बात नेमिंग की, तो नेमिंग कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर OH देख रहे हो, तो OH का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट बताया है आपको। OH का मतलब क्या होता है, अल्कोहल। तो अल्कोहल के लिए क्या सफिक्स यूज हो जाता है बेटा, ऑल। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, मेन चैन में कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए क्या आ जाएगा, ब्यूट। क्या आ जाएगा, ब्यूट। यहाँ पे देखो CH2 CH3 यानी ये क्या है, ये क्या है, एथाइल। किस कार्बन से जुड़े हुए हैं, नंबर 2 वाले कार्बन से, तो क्या सफिक्स ले लोगे, 2, क्या प्रीफिक्स ले लोगे, 2 एथाइल। क्या ये ले लोगे, 2 एथाइल, ब्यूट। ऑल, ऑल आएगा OH की वजह से, और OH किससे जुड़ा है, नंबर 1 कार्बन से, तो ब्यूट 1 ऑल। एक सेकंड सॉरी, ब्यूट नहीं आएगा, ब्यूटेन आएगा, ब्यूट नहीं आएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। लेकिन एन का ई जो हटता है, मतलब ब्यूटेन की स्पेलिंग अगर आप देखेंगे तो ब्यूट एन होता है ना, बट इसके आगे ऑल जुड़ने वाला है, तो ये एक क्या है, वॉवेल है। इंग्लिश तो पढ़ा होगा, इंग्लिश में क्या होता है, कॉन्सोनेंट और वॉवल। वॉवेल कौन कौन से होते हैं, A E I O U। तो इसके आगे जो सफिक्स जुड़ने वाला है अगर वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इनमें से किसी एक अक्षर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका ई हटा देंगे, तो ब्यूटेन 1 ऑल, ये इसका नेम हो जाएगा, 2 एथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, इसी तरीके से इसका नाम अगर मैं करूं तो यहाँ पे देखिए कार्बन 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 डबल बॉन्ड हो, यानी यहाँ पर क्या है, कीटोन ग्रुप है। तो अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो देखिए ना, अब यहाँ पे किसको प्रेफरेंस देंगे, यहाँ पर अब डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देंगे। अब ये फंक्शनल ग्रुप, ये प्रधानमंत्री, ये CM आ गए, योगी आदित्यनाथ जी आ गए। अब सांसद विधायक मतलब नील, ठीक है। ब्रांच क्या हो गया, प्रधान हो गया। डबल बॉन्ड कौन हो गया, सांसद विधायक हो गए। डबल ये फंक्शनल ग्रुप क्या आ गए, ये मुख्यमंत्री आ गए, साक्षात योगी आदित्यनाथ जी पधार गए। तो अब प्रेफरेंस इनको मिलेगी। तो नंबरिंग स्टार्ट हुई कहाँ पर, 1। पहले ये घचर पचर हटाओ जो इतना मैंने इसमें छापा है, तब मज़ा आएगा इसका नॉमनक्लेचर करने में। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, सबसे पहले ये मैंने लॉन्ग चेन चुन ली। ठीक, नंबरिंग हुई यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 कर लिया मैंने। अब मैंने देखा, देखो 3 नंबर पे मेथाइल लगा हुआ है और 4 नंबर पे CH2 CH2 CH3 यानी ये है C3H7, C3H7। इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे प्रोपाइल। इसको क्या कहेंगे, प्रोपाइल। तो P पहले आता है कि M पहले आता है अल्फाबेट में, पढ़ो ना, ABCDEFGHIJKLM, M पहले आता है। तो पहले क्या लिखोगे, मिथाइल लिखोगे। तो इसका नाम इधर लिख दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि उधर जगह नहीं है। ठीक है, तो इधर लिख दे रहा हूँ, देखिएगा। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, 3 मेथाइल, 3 मेथाइल। दूसरा क्या है लगा है, चौथे पे आया है प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल। रूट वर्ड 6 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा, हेक्स, हेक्स, हेक्स एन, हेक्सेन।
और नंबर 2 वाले पे देखो C डबल बॉन्ड O लगा, हेक्सेन 2 ओन, ये इसका नाम हो जाएगा 3 मेथाइल 4 प्रोपाइल हेक्सेन 2 ओन। ठीक है, ओन किसके लिए आया है? ओन आया है आपका, ओन आया है आपका किसकी वजह से? ओन आया है आपका C डबल बॉन्ड O की वजह से। ठीक है, देखो ना यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ओन किसकी वजह से आया है? यहाँ पे देखो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो कीटोन C डबल बॉन्ड O, इसकी वजह से ओन आया, क्योंकि सफिक्स में इसका नाम यूज करेंगे। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ये है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ तो भाई सीधा सीधा सिंपल सा आपका लॉन्ग चैन मिल गया है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, तो यहाँ पर तो सीधा सीधा हम नाम लिख देंगे। ए वाले का नाम क्या होगा? ए वाले का नाम क्या होगा बेटा? ए वाले का नाम होगा प्रोपेन, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, दूसरे वाले का नाम क्या होगा? बी वाले का देखो, बी वाले का देखो तो यहाँ C डबल बॉन्ड OH। देखो यहाँ पे अगर आप तुम करेक्टली देखोगे तो ये COOH है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, इधर से OH। ये अल्कोहल मत समझ लेना कि यहाँ पे कीटोन लगा हुआ है और यहाँ पे अल्कोहल लगा हुआ है। अगर ऐसे जुड़ा है तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रोपेन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। ठीक है, सी वाले पे ध्यान दो, C डबल बॉन्ड O। इधर से नंबर करो चाहे इधर से नंबर करो, आना तीन पे है, तो 1 2 3 4 5। तो C वाले पे ध्यान दीजिए, 5 है तो 5 का मतलब क्या होता है बेटा? पेंटेन, पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन। उसके बाद इधर ध्यान दो, इधर देखो डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वाले का ब्यूट, ब्यूट 1 इन, क्योंकि पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड है। इस तरीके से आप क्या करोगे? इसका नाम लिख डालोगे। क्लियर है इतनी बात? यदि नॉमेनक्लेचर में अभी भी कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। चलो कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ये क्या है यार? ये डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है? मुझे तो धुंधला दिख रहा है, कैमरे में सही आ रहा होगा। डबल बॉन्ड है ना, ये डबल है वो ट्रिपल है। ठीक है, बताओ बोर्डवा में धुंधला आ रहा है, ये बात है। यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड है। चलो अब मुद्दा समझते हैं। यहाँ पर यहाँ देखो क्या है, वही चीज़ है सी। ये क्या है? अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है बेटा, फिर कैसे समझाया जाए? ये COOH है, अभी मैंने जस्ट बताया है। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। 5 कार्बन का मतलब क्या हो गया? इसका नाम पेंटेन 1 ओइक एसिड, ओइक एसिड। उसके बाद ई कैसा हो गया? 4 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, 1 2 3 4, यानी ब्यूट, ब्यूट 1 आइन। ठीक है, ये क्या है? C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ध्यान से देखो C डबल बॉन्ड O और H। तो ये बेटा C डबल बॉन्ड OH है ना, तो ये क्या है जानते हो? ये CHO है। मैंने अभी बताया था कि C डबल बॉन्ड O और उसी C से H जुड़ा हो तो CHO होता है, एल्डिहाइड। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा हेप्टेन। ई नहीं आएगा, ई को आप हटा दीजिए। हेप्टेन 1 अल। ठीक है, CHO के लिए क्या आ जाएगा? अल। CHO के लिए अल ही बताया था ना मैंने आपको, कुछ और तो नहीं बता दिया था। CHO, हाँ अल, AL, अल। ठीक है, कहाँ पहुँच गया यार? हाँ, हेप्टेन अल, हेप्टेन 1 अल। ठीक, अब ये देखो अल्कोहल है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पूरा 1 2 3 4 5। ठीक, तो 5 है तो क्या आ जाएगा इसका नाम? इसका नाम आ जाएगा पेंट एन 1 ऑल।
ठीक है, पेंटेन 1 ऑल। क्लियर है। अगला जो तरीका होता है बेटा, अगला होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके का। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको एक चीज कंसीडर करनी है, जिन जिन जगहों पर ये बॉन्ड देखो मिल रहा है, जिन जिन जगहों पर मिल रहा है, यहाँ यहाँ क्या है? कार्बन है। यहाँ यहाँ क्या कंसीडर करना पड़ता है? कार्बन कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे कार्बन है, देखो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है, एक A है, तो ये कैसा है? ये आपका CHO है। अगर आप इसका नॉमेनक्लेचर मैं करूँ तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ से मैं नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4 5। तो दूसरे नंबर कार्बन पे देखो CH3 मिला है, तो क्या हो जाएगा? 2 मेथाइल। उसके बाद देखो 5 कार्बन है, तो हो जाएगा क्या? पेंटेन 1 अल या पेंटेनल 1, ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो यहाँ C है, C डबल बॉन्ड O, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। यहाँ भी क्या है? यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा इसका नाम 3 मेथाइल पेंटेन 1 अल। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये भी सेम ही है। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 4 मेथाइल डैश नहीं 4 मेथाइल पेंटेन 1। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आपको नॉमेनक्लेचर ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के कर लेने हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा टफ वाली चीज़ नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड पे। तो यहाँ पर आपको आई थिंक कि नॉमेनक्लेचर समझने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉमेनक्लेचर जो होता है ये मेन चीज़ होता है बेटा, प्रैक्टिस की बात होती है कि कितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो। अब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी स्ट्रांग होती है। बाकी इससे ज़्यादा नियम IUPAC में नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस के थ्रू और ज़्यादा आपको अच्छा किया जा सकता है बस। तो अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग, जो मैराथन क्लास है उस सीरीज़ में हम लोग क्वेश्चन अच्छे अच्छे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मैराथन में क्वेश्चन अच्छे अच्छे ले आएंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा गया है। तो जैसे सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, उससे पहले थोड़ा सा मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे उससे पहले आप एक ही चीज़ ये जान लीजिए, कुछ चीज़ों के नाम। जैसे देखो CH3COOH, यहाँ पे देखो COH का मतलब क्या है? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। COH और CH3 है, इसको वैसे तो कहा जाता है एसिटिक एसिड, इसका कॉमन नेम है, बट IUPAC नाम इसका क्या है? एथेनोइक एसिड। इसका IUPAC नेम क्या होगा बेटा? एथेनोइक एसिड। इसी तरीके से जैसे मान लो HCHO है, HCHO, इसको क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड। तो HCHO को क्या कहा जाता है? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरीके से आपका जैसे CO है, इधर भी H जोड़ दिया गया, इधर भी आपका CH3 जोड़ दिया गया, तो यहाँ पर आपका ये हो जाता है क्या? एसीटोन। इस तरीके से आप इसके कुछ कॉमन नेम्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फिलहाल आते हैं आगे, क्योंकि वो सब चीज़ें जो ये सब मैंने अभी आपको एक्स्ट्रा बताई है, ये सब तो हम लोग क्वेश्चन में कवर कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो एथेनॉल क्या है? जैसे कुछ चीज़ें अगर मैंने छोड़ी भी हैं आपके 1 शॉट वीडियोज़ में, तो उसका रीज़न ये है कि मैं उन सब चीज़ों को क्वेश्चन में कवर कर लूँगा, इसी वजह से मैंने उसको कुछ चीज़ों को छोड़ भी दिया है। तो एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल होता है एथिल अल्कोहल। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड का मतलब कुछ आवश्यक कंपाउंड्स, तत्व मतलब यौगिक हैं जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने होते हैं। तो पहला है एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल जो होता है ये आपका पहला कंपाउंड है। क्या है? इट इज अ सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल होमोलॉगस सीरीज का पहला मेंबर, सेकेंड मेंबर है। पहला मेंबर ये होता है बेटा CH3OH। दूसरा मेंबर क्या होता है? C2H5OH।
ये होता है। देखो इसमें भी होमोलॉगस सीरीज है कि नहीं, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, ये भी एक होमोलॉगस सीरीज है। तो ये दूसरा मेंबर है। इसको इसको कहा जाता है जहरीली शराब, जहरीली शराब यानी पॉइजनस होता है ये अल्कोहल। और C2H5, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। ये क्या हो, ये आप नहीं यार, मतलब आजकल जो लोग पीते हैं ना, हम और आप तो शरीफ आदमी, हम लोग कहाँ पीते हैं, ठीक है। तो जो आजकल लोग पीने में यूज़ करते हैं वो यही होता है एथिल अल्कोहल, इसी को पिया जाता है। यदि आप ऊपर वाला पी लेंगे तो निपट जाएंगे, बट नीचे वाला पिएंगे तो आपको मज़ा आएगा, थोड़ा धीमे हल्का हल्का घुमाता रहता है। मैंने कभी इस अनुभव को प्राप्त नहीं किया है, कभी मौका मिला तो प्राप्त करना वैसे चाहता नहीं हूँ, अगर कभी अनुभव लेना हुआ तो ठीक है ले लेंगे, होता है थोड़ा बहुत आजकल तो चलता है, लेकिन नशेड़ी नहीं बनना है, ठीक है। इट इज़ अ सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। उसके बाद प्रिपरेशन कैसे करोगे इसका, देखो अल्कोहल जो होता है वो किससे बनाया जाता है पता है बेटा, गन्ने के रस से यानी शुगर से। शुगर से आप क्या बना देते हो, अल्कोहल बना देते हो। कैसे, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कॉमर्शियल स्केल बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को हिंदी में कहा जाता है कीड़वन, कीड़वन क्या कहा जाता है, कीड़वन। तो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कॉमर्शियल स्केल बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एट 298 to 3.303 केल्विन इन एब्सेंस ऑफ एयर। भैया अगर आप इसको 298 से 303 केल्विन के टेम्परेचर पे एयर के एब्सेंस में अगर इसको आप फर्मेंटेशन करोगे यानी इसका कीड़वन कराओ, फर्मेंटेशन का मतलब होता है बेटा सड़ाना, किसी चीज को सड़ा दो, तो ये क्या बन जाएगा, शुगर जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लो एयर प्रेजेंट है, अगर मान लो एयर प्रेजेंट है तो शुगर किस में बदल जाएगा, एसिटिक एसिड में बदल जाएगा, ठीक है। अगर हवा प्रेजेंट नहीं है तो भैया आपका जो गन्ने का रस है वो बदलेगा किस में, शराब में। और अगर एयर प्रेजेंट है तो किस में बदल जाएगा, एसिटिक एसिड यानी सिरके में बदल जाएगा, ठीक। तो क्या करते हैं, जैसे देखो यहाँ पर क्या किया जाता है, C12H22O11 इसको कहा जाता है बेटा सुक्रोज, ये एक टाइप का क्या होता है, शुगर होता है। इसमें हमने डाला पानी, पानी डाल के हमने क्या किया, इन्वर्टेज एंजाइम डाला, इन्वर्टेज एंजाइम एक होता है, इसको डाला। इन्वर्टेज एंजाइम डालने के बाद हमको क्या मिला, C6H12O6 इसको कहते हैं ग्लूकोज, और C6H12O6 इसको कहते हैं फ्रक्टोज। फर्दर हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या कर दिया, ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो भी बना है उसमें जाइमेज डाल दिया। जाइमेज भी क्या होता है, एक एंजाइम होता है, और एयर को पूरी तरीके से निकाल करके पूरे बर्तन को ढक दिया। थोड़े दिनों बाद हमको क्या प्राप्त होगा, C2H5OH यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एथाइल अल्कोहल, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। बहुत ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकलेगी, ठीक है। इसीलिए जिस कमरे में शराब वराब बनती है उसमें जो है नहीं रहना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी समझिए इसकी क्या क्या है। प्योर अल्कोहल जो होता है वो कलरलेस होता है विद प्लीजेंट स्मेल, बहुत अच्छा स्मेल करता है। अरे वो सूंघा है कभी स्प्रिट, जिससे इंजेक्शन लगाने से पहले से घिसा जाता है आपके उस पर, वो स्प्रिट क्या है, वो प्योर अल्कोहल होता है, कितना अच्छा महकता है। तो जो होता है आपका प्योर अल्कोहल जो होता है वो कलरलेस होता है विद प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। पीना मत यार कभी, लेकिन अगर आप इसको पिएंगे तो एकदम गला वाला जला देता है, बढ़िया एकदम बर्निंग टेस्ट होता है, बहुत कड़वा सा होता है, अजीब सा, ठीक है। मैंने पढ़ा है, पिया तो नहीं है, ठीक है। तो अगला क्या है, सेकंड, इट इज वोलेटाइल इन नेचर। ये क्या होता है, वोलेटाइल होता है नेचर। वोलेटाइल का मतलब अगर रख दोगे तो उड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप बोतल खरीद के लाए बाहर मार्केट से और खोल के रख दिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर नहीं, थोड़ा धीरे धीरे उड़ता है, इतनी तेज भी नहीं उड़ता, तो आप अगर 2-3 दिन के लिए खुला छोड़ दिए तो पता चला अगले दिन आओगे तो बोतल खाली मिलेगी आपको, सब क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। वोलेटाइल होता है यानी एयर में इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जाते रहते हैं, यानी वोलेटाइल का मतलब धीरे धीरे उड़ता रहता है, ठीक है। तो पता चला अब्बा जान आपके, या क्या बोलते हैं आपके पिता जी को अगर इसका शौक है पीने वीने का,
तो जैसे होता है ना, मेरे घर में मामा उमा है, उनको पीने उने का शौक है कुछ, ठीक है। तो क्या होता है कि ले आए, पीते पीते भाई साहब चढ़ गई हल्का सा, बोतल बंद करना भूल गए, सो गए। आधी शराब उसमें बची थी, सुबह उठे शराब गायब। सुबह उठ के लगे सूतने बच्चे को, कहाँ गई शराब, तुम रात में मार दिए होगे। तो उनको केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है, आप पढ़ाइएगा, आप उनको मेरी वीडियो दिखाइएगा, देखिए हमारे मयंक सर ने ये बताया है कि जब इसको आप ऐसे खुला छोड़ दोगे तो ये उड़ जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा। तो क्या होता है, ये वोलेटाइल इन नेचर होता है, हैविंग अ बॉइलिंग पॉइंट 78.1 डिग्री। किसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 78.1 डिग्री, यानी पानी के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम सेल्सियस। एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज 118 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 118 डिग्री सेल्सियस। एथनॉल इज लाइटर देन वाटर एज इट डेंसिटी 0.79 ग्राम पर मिलीलीटर। अब ये वाटर से भी हल्का होता है। वाटर से भी हल्का होने का मतलब, अगर ये वैसे तो वाटर में मिक्स हो जाता है, लेकिन अगर ये वाटर में मिक्स ना हो तो वाटर के ऊपर आकर के क्या करेगा, तैरेगा, ठीक है। तो वाटर से भी क्या होता है, हल्का होता है। एथनॉल इज अ मिसिबल विद वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बेटा, देखो जैसे C2, ये है आपका एथिल अल्कोहल। जब इसको आप पानी के साथ मिक्स करोगे, जब आप इसको क्या करोगे, वाटर के साथ मिक्स करोगे, तो वाटर में होता है क्या, H2O। वाटर क्या होता है, H2O। H2O का मॉलिक्यूल कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, इस तरीके से। तो वाटर में एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन तीन चीजों के साथ, फोन, फोन का मतलब यहाँ वो वाला फोन नहीं कि चिपक जाओ अपने, वैसे भी अभी ताजा ताजा वैलेंटाइन गया है। फ्लोन का मतलब है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो अगर इन तीनों में से कोई एक एलिमेंट प्रेजेंट है दूसरे के कंपाउंड में, तो ये उसके साथ एक डॉटेड लाइन बना लेते हैं, अपने आप अट्रैक्शन हो जाता है। हाइड्रोजन का बड़ा ज़्यादा अट्रैक्शन है इन तीनों के साथ, तो हाइड्रोजन क्या करता है, इसे एक लाइन बना लेता है। इस टाइप के लाइन को, डॉटेड लाइन को, स्ट्रक्चर जो है ये आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड का बहुत यूज है हमारे केमिस्ट्री में। गोला खाते हो, गोला बर्फ वाला, तो बर्फ वाला गोला ऐसे देखो, बर्फ को घिसता है और ऐसे मुट्ठी में बांधता है, पूरा बर्फ चिपक जाती है एक दूसरे से, भले अलग अलग थी बट ऐसे बांध दो चिपक जाती। क्यों चिपक जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बेटा। हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो तो वो बर्फ चिपकेगी नहीं एक दूसरे से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपका ये होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होते हैं, इसका ये वाटर में मिक्स हो जाते हैं, वाटर में मिसिबल होते हैं। इट इज़ अ न्यूट्रल एंड नॉन कंडक्टिव कंपाउंड। अब क्योंकि ये कोवैलेंट कंपाउंड है तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो होगी ही नहीं, और ये वैसे तो न्यूट्रल होते हैं, ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का इसके कुछ इतनी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर है इतनी बात। हाइड्रोजन बॉन्ड का एक एप्लीकेशन और बता देता हूँ, जैसे H2O है और H2S है। अब पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा था, तो ऑक्सीजन सल्फर ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। तो जिस ग्रुप में ये ऑक्सीजन है उसी ग्रुप में आपका ये सल्फर भी है। लेकिन जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बताता है वाटर, और वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है। और H2S कैसा होता है, गैस होता है। तो ये भी क्वेश्चन जो होता है ना, आगे चल कर के आप पढ़ेंगे इंटर में, तो इसमें क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है कि वाटर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, और H2S होता है गैस स्टेट में। इसका रीज़न बताइए क्या। तो वाटर में बनता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, इस वजह से ये लिक्विड होता है, और ये क्या होता है, गैस होता है, ठीक है। आगे ही बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज समझते हैं इसकी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, एथेनॉल इज हाईली कंबस्टिबल। एथेनॉल क्या है, बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल है। कंबस्टिबल का मतलब कि बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है, ऐसा लिक्विड है जो बहुत तेजी से जलता है। एंड रेडली बर्न विद ब्लू फ्लेम, और किसके साथ जलता है, ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। जैसे C2H5OH + 3O2, इसको हमने जलाया
CO2 बना, H2O बना और बहुत सारी क्या बनेगी, हीट बनेगी। ठीक है, तो जब अल्कोहल को आप जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी बनेगा और हीट निकलेगी। ठीक, वो देखियो ना परफ्यूम, तीली जला के परफ्यूम मारता है कोई तो झम से जल जाता है, तो वो क्या होता है उसमें, अल्कोहल है तो होता है। ठीक है, रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बना देता है ये, सोडियम एथेनोएट बना देता है, सोडियम एथेनोएट और H2 गैस, सोडियम एथेनोएट एंड H2 गैस। तो सोडियम एथेनोएट बना देता है, क्यों, सोडियम एथेनोएट का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, C2H5ONa, सोडियम एथेनोएट। अब कैसे बनता है देखो, C2H5O तो है ही है, H निकल गया भाई साहब, H निकला तो ये C2H5 क्या बन गया, ये C2H5O माइनस हो गया, H प्लस बाहर हो गया। और सोडियम क्या होता है, सोडियम वैसे ही प्लस बना लेता है, तो सोडियम के पास क्या होता है प्लस, ये आकर के जुड़ गए भाई साहब, और जैसे ये जुड़े, जुड़ने के बाद ये क्या हो गए, C2H5ONa, इसी को क्या कहते हैं, सोडियम एथेनोएट कहते हैं। और आपका ये जो हाइड्रोजन निकला है दुइठो, ये H2 गैस बन करके उड़ गया। ठीक, तो रिएक्शन विद एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड से जब आप एथेनॉल का रिएक्शन करवाएंगे तो एक बहुत अच्छी सी चीज बनती है जिसको कहा जाता है एथिल एथेनोएट। ये एथिल एथेनोएट ये एस्टर का एग्जाम्पल है। एस्टर भी एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये रिएक्शन आपके सिलेबस में है। इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है ये कई बार। और एथिल एथेनोएट जो एथिल एसीटेट होता है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती, बहुत अच्छा लगता है सूंघने में। परफ्यूम वगैरह जो बनता है, परफ्यूम, इत्र या जितने भी फ्रेग्रेंसेस साबुन वगैरह में डाले जाते हैं, सब एथिल एथेनोएट से ही बनाए जाते हैं। ये बहुत अच्छा महकता है। जैसे यहाँ मैंने लिख भी दिया इंपॉर्टेंट बगल में, तो यहाँ पर क्या है, अल्कोहल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड and forms ester. The reaction is known as esterification. Ester is sweet smelling liquid used to make perfume. यानी अल्कोहल क्या करता है, रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है और ये बहुत ही स्वीट स्मेलिंग यानी बहुत मीठी स्मेल होती है। ठीक है, बहुत ही स्वीट स्मेल होती है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इधर भी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए CH3COH है, इसका H निकल गया, ये बना लिया माइनस और H प्लस। यहाँ पर देखिए क्या है, C2H5OH है, यहाँ से ये पूरा का पूरा कट लिया, OH पूरा कट लिया, OH क्या होता है माइनस, E कट लिया प्लस हो गया, C2H5 प्लस और CH3COO माइनस, ये आ करके जुड़ गए यहाँ पर और ये आ करके जुड़ गए यहाँ पर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो क्या बन गया, CH3COO, ये वाला तो है ही है, और उसके आगे क्या लग गया, C2H5, और यहाँ पर OH और H मिल करके क्या बना लिए, H2O बना लिए। तो इसको क्या कहेंगे, एथिल एथेनोएट, एथिल एसीटेट, दो नाम है इसके, चाहे आप इसको एथिल एसीटेट कह दीजिए, चाहे आप एथिल एथेनोएट कर दीजिए। ठीक है, अगला क्या है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मतलब यहाँ पर H2SO4, H2SO4 को क्या कहते हैं बेटा, डिहाइड्रेटिंग रीजेंट, डिहाइड्रेटिंग रीजेंट मतलब ऐसा तत्व जो डिहाइड्रेशन करता है। डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपाउंड से वाटर को खींच लेना, डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो भैया यहाँ पर एथिल अल्कोहल है, इससे हमको वाटर को खींचना है, तो हमने इसका रिएक्शन H2SO4 से करा दिया। H2SO4 से कराने के बाद क्या हुआ, इस रिएक्शन को समझने के लिए थोड़ा यहाँ पे आ जाइए। जैसे ये है कार्बन, ये है कार्बन और ये है OH, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। थोड़ा सा ये ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या किया, इसको H2SO4 से रिएक्ट करवाया। H2SO4 करेगा क्या यहाँ पर, H2SO4 आपका ये जो OH है इसको बाहर निकाल लेगा, OH को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। और ये जो हाइड्रोजन एक C2H5 के पास, जब भैया ये OH बाहर निकल गया, खत्म हो गया। अब क्या बचा, ये बचा कार्बन। अब इस कार्बन का देखो एक बॉन्ड खाली हो गया, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली हो, इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, तो एक हाइड्रोजन इधर से निकल गया।
दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो गया तो यहाँ पर क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। एक हाइड्रोजन इधर से निकला OH, और एक बॉन्ड इसका फ्री हुआ, एक बॉन्ड इसका फ्री हुआ, और ये दोनों बना लिए डबल बॉन्ड, और क्या बना लिए, C2H4। यानी C2H4 का मतलब क्या बना लिए, एथीन बना लिए। ठीक है, और एक हाइड्रोजन जो ये निकला है और एक OH जो ये निकला है, ये दोनों मिल करके क्या बना लिए, H2O बना लिए। इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब अल्कोहल के यूज समझ लीजिए। सबसे बड़ा यूज तो आप जानते ही हैं क्या होता है, बढ़िया मस्त पीने खाने में है, समझ रहे हो। तो पीने में तो बहुत ही यूज है, तो उसको हम लोग तो इसमें कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो पहला क्या है, सॉल्वेंट ऑफ पेंट्स, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, सोप एंड सिंथेटिक रबर। इन सब के बनाने में क्या होता है, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अ मिक्सचर ऑफ 80% स्पिरिट एंड 20% पेट्रोल इज नोन एज पावर पेट्रोल। आजकल एक पावर पेट्रोल आता है जिसपे गाड़ियों का माइलेज वगैरह अच्छा होता है, गाड़ियों में पावर बनी रहती है, अच्छी खासी भागती हैं, उसको क्या कहा जाता है, पावर पेट्रोल। इसमें 80% क्या डाला जाता है, स्पिरिट डाला जाता है, और 20% क्या डाला जाता है, पेट्रोल डाला जाता है। तो ऐसे पेट्रोल को हम लोग क्या कहते हैं, पावर पेट्रोल कहते हैं। उसके बाद क्या है, देखो हार्मफुल इफेक्ट। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। हार्मफुल इफेक्ट का मतलब ये हो गया कि आपका अल्कोहल कंज्यूम करने से, यानी अल्कोहल पीने से क्या दिक्कत है। अल्कोहल जो होता है ये एक ऐसा लिक्विड है जो आपके नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है, यानी आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उसका जो प्रक्रिया होती है उसकी धीमी कर देता है, और आपको नशे की अनुभूति कराता है, यानी आपको नशा हो जाता है। इसलिए अल्कोहल को कंज्यूम करने से आप क्या हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि आपको अल्कोहल ना मिले तो आप पागल भी हो सकते हैं। इसलिए इसको बिल्कुल भी पीना नहीं चाहिए। दूसरा इफेक्ट इसका, हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि आपको उत्तेजना देता है, मतलब आपको गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। अल्कोहल पीने से आपके मन में अगर किसी के प्रति ये है कि मैं इसकी जान ले लूँगा, तो आप पीने के बाद सही ले लेंगे। ठीक है, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। सोचने और समझने की क्षमता को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है अल्कोहल। तो सोचने समझने की क्षमता अगर ख़त्म कर दिया जाए तो मनुष्य एक जानवर के समान हो जाता है। जानवर और इंसान में फ़र्क इतना ही है कि जानवर सोच या समझ नहीं सकता, लेकिन मनुष्य सोच समझ करके डिसीजन ले सकता है। जिस दिन आपकी सोचने और समझने की क्षमताएं ख़त्म हो जाएं, उस दिन समझ लीजिए आप जानवर बन चुके हैं। ठीक है, इसीलिए गुस्से उस्से में कुछ करना नहीं चाहिए कभी। अगली बात है एथेनोइक एसिड। पहला हमने पढ़ा था अल्कोहल, दूसरा हमने पढ़ा एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड क्या होता है, इट इज़ कॉमनली नेम्ड एज एसिटिक एसिड। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। बिलोंग्स टू द होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किस किस होमोलॉगस सीरीज का है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सीरीज का है। 5 से 8% कार्बोक्सिलिक एसिड, और वाटर का जो सोल्यूशन होता है वो क्या कहलाता है, विनेगर कहलाता है। विनेगर का मतलब क्या होता है, सिरका। ठीक है, सॉरी। कलरलेस लिक्विड होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी देखिएगा, कलरलेस लिक्विड होता है, स्ट्रॉन्ग पंगेंट स्मेल होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 391 केल्विन, और डेंसिटी इसकी 108 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी पानी से ज़्यादा, और बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा ज़्यादा होता है। इट इज़ मिसिबल विद वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर में मिक्सड हो जाता है। ऑन कूलिंग इट टर्न्स आइस लाइक क्रिस्टल। इसको जब आप फ्रीज कर देते हैं तो एकदम ग्लेशियर वाला जो आइस नहीं होता, एकदम चमकीला चमकीला जैसा ग्लेशियर पे जमता है, वैसा आइस बनाता है, जिसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो आपके घर में वो सिरका पड़ा होगा जिससे चाउमीन बनाते हैं आप, उसको एक उसमें कांच के ग्लास में डालिए और फ्रीज़र में रख दीजिए। फ्रीज़र में रख करके थाली में निकाल के उसको देखिए, तो जो बर्फ़ आपको दिखेगा वो पानी जैसा नहीं होगा, वो समथिंग डिफरेंट टाइप का बर्फ़ आपको दिखेगा। तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं, ग्लेशियर एसिटिक एसिड कहते हैं। अब अगर इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि शुगर को अगर क्या कर दिया जाए,
शुगर को अगर एयर के प्रेजेंस में फर्मेंटेशन कराया जाए तो क्या बन जाएगा, आपका एथेनोइक एसिड बन जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सबसे पहले रिएक्शन विद एल्कोहल। तो एल्कोहल के साथ अभी तो रिएक्शन दिखाया था, क्या बनता है, एस्टर बनता है। अरे अभी परफ्यूम की बात किया था तो वो क्या था, वो आपका एस्टर फॉर्म कर देता है। एस्टर कैन हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस टू गिव बैक द पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर को अगर आप किसी एसिड से या बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये अपने पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये CH3COO(C2H5) है, ये क्या है, ये एस्टर है ना, अभी तो बताया था क्या था, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एथिल एसीटेट। तो ये आपका H2O के साथ रिएक्शन करवाया, क्या बन गया, CH3COH प्लस C2H5OH एल्कोहल, और इसको मिला करके ये बनाए थे, फिर से इसको पानी के साथ कर दिए, रिवर्स हो गया। उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करवाएंगे अगर प्रेजेंस ऑफ बेस। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ बेस इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अगर क्या किया जाए क्या किया जाए, अगर हाइड्रोलिसिस करवाया जाए एस्टर का, किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। CH3COO(C2H5) NaOH, ठीक है, NaOH। उसके बाद CH3COO, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहा जाता है सोडियम एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, सोडियम एथेनोएट, ठीक है। और ये क्या बना देगा, C2H5OH क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। क्या बना देगा, सोडियम एथेनोएट के साथ क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, ये बार बार आपके एग्जाम में आते रहते हैं, इसको एकदम बढ़िया से रट डालना, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या हो गया बेटा, सोडियम हाइड्रोजन का मतलब हो गया NaHCO3, और सोडियम कार्बोनेट का मतलब क्या हो गया, Na2CO3। तो इसके साथ रिएक्शन करवा के क्या मिलेगा, देखो, एथेनोइक एसिड डिकम्पोजेस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट विद रैपिड एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सोडियम एथेनोइक एसिड क्या करता है, बहुत तेज डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है बेटा, कि खुद को तोड़ करके बाहर गैस के फॉर्म में बाहर निकलना, इसको क्या कहते हैं, डिकम्पोज होना। विद रैपिड एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से निकलती रहती है, जैसे NaHCO3 प्लस CH3COH, इसको रिएक्ट करवाया, क्या बन गया, CH3COONA Na प्लस, यहां पर क्या हो गया, Na प्लस, ठीक है, और इसको पूरा तोड़ दिया, HCO3 माइनस, इसमें टूट गया ये, तो Na प्लस, और यहाँ से ये H टूट गया, H प्लस निकल गया, ये माइनस हो गया, तो Na आकर के इसके साथ जुड़ गया, तो CH3COONA बन गया, H2O CO2 बन गया। तो CH3COONA अभी तो मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं इसको, सोडियम एसीटेट, ठीक, सॉरी सोडियम एथेनोएट। इसी तरीके से Na2CO3 CH3COH क्या बना दिया, CH3COONA H2O CO2। रिएक्शन सेम होगा, प्रोडक्ट सेम होगा, बस इधर इतना बदल जाएगा। यूजेस क्या क्या है इसके, यूजेस में इट यूज्ड इन द परफ्यूम्स, डाइज एंड रेयॉन्स। किसमें यूज किए जाते हैं, परफ्यूम बनाने में, डाइज बनाने में, रेयॉन बनाने में, विनेगर बनाने में इसका यूज किया जाता है। इट यूज्ड इन मेकिंग वाइट लेड, PbCO3.PbOH का होल ट्वाइस, वाइट लेड जो कि किसमें यूज होता है, वाइट पेंट में यूज होता है। इट्स 5% सोल्यूशन इज बैक्टीरिसाइडल, ठीक है, बैक्टीरिसाइडल। तो इसका 5% का सोल्यूशन क्या होता है, बैक्टीरिसाइडल होता है, यानी बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज हो सकता है इसका 5% का सोल्यूशन। क्लियर है इतनी बात। अगली बात है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट क्या होता है, जैसे मैंने क्या लिया, CH3OC, इसमें तो क्लियर नहीं दिख रहा है आपका, CH
2OCOC17H35, CHOCOC17H35। तो इसको देखो, जो इधर की ओर है इसको कहते हैं बेटा फैट और ऑयल, CH3OCOC17H35, इसको क्या कहते हैं बेटा फैट या फिर ऑयल, फैट या ऑयल। इसको क्या डाला 3NaOH एक्वस सोल्यूशन में डाला, दोनों ने रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर CH3OH CH3OH ये क्या कहलाता है, ग्लिसरॉल कहलाता है। ग्लिसरॉल अलग हो गया, ये क्या हो गया ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का मतलब यार आप ग्लिसरीन यूज करते हैं ना, वही होता है। और यहाँ पे देखो C17H35 COONA, ये आपका जो मिला इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है सोप। ये क्या बना C17H35 COONA। तो सोप में बेसिकली क्या होता है, फैट होता है या ऑयल होता है, उसको रिएक्शन करवाना होता है आपको किसी तगड़े बेस के साथ, जैसे NaOH से करवा दीजिए, KOH से करवा दीजिए, CaOH से करवा दीजिए, किसी के साथ करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एक ज़बरदस्त बेस के साथ जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सोप मिलेगा। ठीक है, सोप का क्लीनिंग एक्शन कैसा होता है, यहाँ पे देखिएगा, इसमें ये जो पीछे दिख रहा है आपको, ये लंबी लंबी चैन भी पूरी, ये आपका क्या है, ये आपका जो लंबी चैन ये दिख रही है आपको, ये एक्चुअल में ये आपका C17H35 वाली चैन है। ठीक, तो ये बहुत लंबी सी टेल बनाता है और आगे जा करके यहाँ पर क्या लगा होता है, Na+, ये आगे जगह होता है। तो ये जो इसका आगे वाला पार्ट होता है, इतना वाला, ये वाटर सॉल्यूबल होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है। और ये क्या होता है, ऑयल सॉल्यूबल यानी हाइड्रोफोबिक टेल होता है। तो ये इसका आगे वाला पार्ट जो है पानी में मिक्स हो जाता है और ये पीछे वाला पार्ट इसका पानी में मिक्स नहीं होता है। तो जैसे ही इसको एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं तो ये देखो आगे वाला ये क्या है, ये Na+ वाला है, ये Na+ वाला हिस्सा है। ठीक है, इस तरीके से क्या फॉर्म कर लेता है, इसको कहते हैं मिसेल्स। ये जो फॉर्म हुआ है ये पानी के अंदर क्या फॉर्म कर लेता है, डिटर्जेंट जैसे ही डाला जाता है मिसेल फॉर्म कर लेता है। मिसेल फॉर्म करने के बाद हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है ये एक्वस सोल्यूशन के अंदर है और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल। तो हाइड्रोफोबिक टेल के अंदर जा करके आपकी जो इम्प्योरिटीज होती है, गंदगियां होती हैं, धूल मिट्टी के कण होते हैं, वो जा करके यहाँ पे चिपक जाते हैं। और जैसे ही जब आप पानी से उसको डालते हैं, कपड़े पे पानी डालते हैं, अपने ऊपर पानी डालते हैं, तो ये पूरा का पूरा वाटर के साथ ये हाइड्रोफिलिक हेड इस पूरा मिसेल को बाहर कर देता है और आपका जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो जाके इसके अंदर फंसे रहते हैं और वो भी क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, यानी आउट हो जाते हैं आपके बॉडी से, आपके कपड़े से। इस तरीके से ये सोप क्या करता है, क्लीनिंग एक्शन। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो अगला देखते हैं। अच्छा खत्म, ठीक है, इतना ही था इस चैप्टर में। थैंक यू। बाकी आई थिंक टाइम आपका कुछ लगभग 1:30 के ऊपर ही हो रहा है। ठीक है, गाड़ी मेरी डिस्चार्ज हो गई है तो 1:32 तक हो रहा होगा कुछ टाइम। तो अब आप अच्छे से अगर देख रहे थे इस वीडियो को तो सो जाइए, और नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, कल देख लीजिएगा। बोर्ड एग्ज़ाम आपका 27 को है, साइंस का पेपर, तो उससे पहले पहले हम लोगों ने वन शॉट ख़त्म ही कर लिया है। जितने आप देख चुके हैं कोई बात नहीं, जो नहीं देख पाए उसको बाद में देख लीजिएगा। और आपके लिए मैं क्वेश्चन की सीरीज़ 25 और 26 को लेके आऊँगा। 25 को लाइव रहिएगा